प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष चुनौतियां इस पाठ का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र शब्द को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है और राष्ट्र से बड़ी भी इकाई होती है जिसे राज्य कहा जाता है। दोनों को एक साथ मिलाने पर राष्ट्र राज्य शब्दावली का विकास हुआ। राष्ट्र जहाँ एक सांस्कृतिक इकाई है, वहाँ राज्य एक राजनीतिक इकाई है और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दोनों इकाइयों को मिलाकर राज्य राष्ट्र शब्दावली का विकास हुआ और बहुत सारी राष्ट्रीयताओं को मिलाकर एक संगठन में पिरोने का जो सूत्र है, जो धागा है, जो संगठन है, उसको राष्ट्र राज्य कहा जाने लगा। इस राष्ट्र राज्य के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां पैदा होती हैं जो हर देश के सामने होती है, ऐसी भारत के सामने पैदा हुई। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ ही इसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या पैदा हुई वह है विभाजन की समस्या। भारत और पाकिस्तान का दो भागों में भारतीय प्रायद्वीप का विभाजन दिल तोड़ने वाली घटना रही, जिसने भारतीय अखंडता को कहीं न कहीं खंडित करने की कोशिश की गई। अतः उसी समय से एक समस्या उत्पन्न हुई जिसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ समझना और दूसरे संप्रदाय को हीन समझना। इसी सांप्रदायिकता की भावना के कारण हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धर्म एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे और यह सांप्रदायिकता भारत में जहर की तरह फैल गई। आज भारतीय राष्ट्र के समक्ष बहुत बड़ी समस्या के रूप में सांप्रदायिकता उभर कर आ रही है और इसने हर राज्य में कहीं न कहीं दंगे करवाए हैं और ऐसे सांप्रदायिक दंगे राष्ट्रीय एकीकरण को तोड़ते हैं, खंडित करते हैं। दूसरी समस्या जो विभाजन के साथ ही आई उसका नाम है आतंकवाद। आतंकवाद जिसे अंग्रेजी में टेररिज्म कहा जाता है, इसको भय उत्पन्न करने की कार्यवाही के नाम से जाना जाता है और आतंकवादी जो इस कार्य को करते हैं वे लोग छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को भी मार देते हैं और ना समझ बच्चों को इसका हथियार बना लेते हैं। इस तरह की जो अमानवीय कार्यवाही है वह आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख रूप से बाधक तत्व रहा और इसने भारत को अंदर से खोखला करने की कोशिश की। तीसरी जो भारत विभाजन के समय से ही उत्पन्न समस्या रही उसका नाम है भाषावाद। अपनी भाषा को श्रेष्ठ समझना और दूसरे की भाषा को हीन समझना भाषावाद कहलाता है। भाषावाद के आधार पर भारत में
राज्यों का गठन हुआ। पोट्टू श्री रामालू ने 1953 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के लिए आंदोलन शुरू किया और भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की मांग की। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा पास किया गया और उस अधिनियम में तय हुआ कि अब जितने भी राज्यों का निर्माण होगा उनमें भाषा और क्षेत्र को प्राथमिकता से रखा जाएगा। इसलिए 1956 के उपरांत भारत में राज्यों की संख्या में या प्रांतों की संख्या में अभिवृद्धि हुई। भाषावाद 2010 तक राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष बड़ी चुनौती के रूप में रहा और अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है, उसका उत्तर जिसमें 4 विकल्प होंगे और 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना है। मैं 4 विकल्प आपको बोलकर सुनाता हूं। आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता। तो इसमें से हर विद्यार्थी समझेगा कि भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है, जबकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष आतंकवाद से भी खतरनाक अगर कोई तत्व है तो वह है भाषावाद। तो समझने में, कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में बहुत सारी जो राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियां हैं उनका प्रमुख कारक तत्व, निर्धारक तत्व भाषावाद है। इसी भाषावाद के कारण भारत में उग्र नारे लगाए जाने लगे हैं। बिहार केवल बिहारियों के लिए, आसाम असमियों के लिए, पंजाब पंजाबियों के लिए, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों के लिए। इस उग्र नारे, इन उग्र नारों के आधार पर भारत में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। 2003 से 2006 तक लगभग 100 विद्यार्थियों को भाषावाद के नाम पर मार दिया गया और उनको प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित ही नहीं, अपने जीवन से भी वंचित किया गया। अतः समय समय पर उग्र रूप धारण करने वाला भाषावाद भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरी और चौथी चुनौती के रूप में अब हम जातिवाद का अध्ययन कर लेते हैं। अपनी जाति को श्रेष्ठ समझना और दूसरी जाति को हीन समझना जातिवाद कहलाता है। यह जातिवाद राजनीति में प्रवेश करता है तो इसे जाति का राजनीतिकरण कहा जाता है, और राजनीति जाति में प्रवेश कर जाती है तो उसे राजनीति का जातीयकरण कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है, जाति और राजनीति। और हर राज्य में मंत्रिमंडल के निर्माण से लेकर नौकरशाही के सबसे छोटे पायदान पर किस व्यक्ति को कहाँ नियुक्त किया जाएगा, यह जाति के आधार पर होने लगा है। राजस्थान में राजपूत और यादव, अब राजपूत और मीणा, गुर्जर जो जातीय समुदाय हैं, ये राजनीति को प्रभावित करने लगे हैं। हरियाणा में कहावत है, ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण को
ब्राह्मण का वोट ब्राह्मण को, जाट की बेटी जाट को और जाट का वोट भी जाट को। बेटी और मतदान व्यवहार अगर इस तरीके से राजनीति के आधार पर किया जाने लगा तो राजनीति एक स्वच्छ राजनीति के रूप में कभी नहीं आएगी, यह जातीय नीति में बढ़ जाएगी। और राष्ट्र के लिए जो हमें बड़े निर्णय लेने होंगे या लेते हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जातीय हितों को ही अपना आधार समझने लगेंगे और राष्ट्रीय हितों को कमजोर कर देंगे। अतः जातिवाद प्रोफेसर रजनी कोठारी के शब्दों में भारतीय राजनीति के समक्ष वोट बैंक बनाने वाला तत्व जरूर है, लेकिन विष उत्पन्न करने वाला तत्व भी है। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनको मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं। उनमें प्रमुख हैं आतंकवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद और पांचवा तत्व जो है क्षेत्रवाद। अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ समझना और दूसरे क्षेत्र को हीन समझना, या अपने क्षेत्रीय विकास को इस हद तक प्राथमिकता देना कि दूसरे क्षेत्र को या दूसरे क्षेत्र के लोगों को अपने क्षेत्र से निकालने की कोशिश करना भी क्षेत्रवाद कहलाता है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र केवल महाराष्ट्रियों के लिए ये भाषा के आधार पर उत्पन्न नारा है, लेकिन इसको अब कई राजनीतिक पार्टियों ने क्षेत्रीय नारा भी बना दिया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश क्षेत्र के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, दूसरे निवासियों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके के निर्णय एक राज्य के विकास में साधक हो सकते हैं, लेकिन राज्य के विकास में साधक नहीं हो सकते। यही क्षेत्रवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि पंजाब और हरियाणा दोनों क्षेत्रवाद के आधार पर अलग अलग राज्य बने और इनमें से इनका विकास भी हुआ, लेकिन एक विकास में आगे निकल गया तो दूसरा विकास में पीछे रह गया, इस तरीके की जो क्षेत्रवाद की भावना है वह राष्ट्रीय एकीकरण को चुनौती उत्पन्न करती है, क्योंकि हमारा राष्ट्र कई छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे प्रांतों में बढ़ जाता है और उसमें जातीय क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाने लगती है, राष्ट्रीय हितों को इग्नोर किया जाता है। अतः हमारे राष्ट्रीय एकीकरण की उपयुक्त चुनौतियों का हम बार बार अध्ययन करेंगे, स्मरण रखेंगे और आगामी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। नमस्कार।